कहते हैं कि शक का कोई इलाज नहीं होता, लेकिन वाकई इस शक का कहीं और किसी दुनिया में इलाज नहीं है। और इसी शक की वजह से लाखों करोड़ों लोग जेल में भी बैठे हैं। और शक तो वह जहर है जो इंसान को बिना खाए ही मार देती है। लेकिन शक के बिना पर किसी पर इल्ज़ाम ना लगाएं जब तक उस कथन की पूरी पुष्टि ना कर लें। आज की कहानी भी मेरी इसी तरह की है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मैं उस टाइम जेल की सलाखों के पीछे बैठा था। उस काल कोठरी में मेरे अलावा 2 खतरनाक मुजरिम और भी थे। मेरे हाथों को जंजीरों से जकड़ रखा था, क्योंकि मैं जिस जुर्म में गिरफ्तार हुआ था, सुनने वालों को इस बात पर यकीन नहीं आता था। पहली रात मैंने अपनी पत्नी के साथ ऐसा काम किया था कि वह जान से ही हाथ धो बैठी थी। मेरी आंखें अभी भी सुर्ख लाल थीं। मेरी शादी की पहली रात याद आते ही मेरी रगों में तेजी से दर्द का खून दौड़ा था। दुल्हन के जोड़े में मेरी पत्नी जानलेवा हद तक हसीन लग रही थी। उसे देखकर मेरे अंदर का वहसी जानवर ही तो जाग उठा था। मैंने बड़ी बेदर्दी से उसके सर से दुपट्टा खींच उतार कर और अपना असली रूप उसे दिखाया तो वह दर्द से बिलबिला उठी थी। मुझे हैरानी से देखने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ? अभी तो मैंने अपनी मोहब्बत की शुरुआत भी नहीं की और तुम चिल्ला रही हो। अभी तो मेरा जुनून और वहसीपन पूरी रात तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर क्या करोगी? मेरी बात पर वह हैरानी से बुत बनी मुझे देख रही थी। जब मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, मैं बुरी तरह से चौंक उठा था जब इंस्पेक्टर ने डंडा जेल के दरवाजे पर दे मारा। शायद मेरा ध्यान अपनी तरफ करवाना चाहता था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने हेड कांस्टेबल से कहा कि ताला खोलो जेल का। सरकार से इस आदमी की की परमिशन मिल गई है। या तो आज सच बताएगा अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्या किया था उस रात कि वह मर गई, या फिर आज उसकी चीखें पूरी जेल की कैदियों को सुनाई देंगी। चल आ, बाहर निकल। जेल का दरवाज़ा उस हेड कांस्टेबल ने खोला तो इंस्पेक्टर ने मुझे बड़ी कमीनी नज़रों से देखते हुए कहा। वह अच्छा भला भारी भरकम आदमी था और गंजा भी था। उसकी शानदार बॉडी और 6 फीट की हाइट देखकर मेरा दिल एक दफ़ा भी घबराया नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि जो मैंने किया है, मेरा सामना ऐसे ही लोगों से हो सकता था। जिस तरह का काम मैंने किया था, एक वहसीपना और जुनूनी आदमी के लिए तो क्या ही यही सज़ा थी। मैं जेल से बाहर आया तो उस इंस्पेक्टर ने मुझे गिरेबान से पकड़ा और ऐसी काल कोठरी में ले गया और जेल का दरवाज़ा खोलकर उसने मुझे वहाँ से अंदर धकेला था। मैं बुरी तरह से मुंह के बल जाकर गिरा था। मेरे हाथ अब भी जंजीरों में जकड़े हुए थे। वह खुद भी जेल के अंदर आया। मैं बिल्कुल बेआसरा था। मुझे कहने लगा, देखो, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। मुझे सच सच बता दे कि तूने ऐसा भी अपनी पत्नी के साथ क्या किया था कि वह एक ही रात में मर गई, और जिस तरीके से उसकी मौत हुई है। यह कहकर वह चुप हो गया था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सवाल 3-4 बार दोहराया था, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहने लगा कि तू ऐसे नहीं मानेगा। फिर कहने लगा कि अपने कैदी वर्दी के शर्ट के बटन खोल। आज मैं तेरा वह हसर करूँगा कि तेरी जुबान सच बताने पर मजबूर हो जाएगी। साले, पत्नी को देखकर ऐसा भी तेरे अंदर कौन सा जुनून जाग उठा था? अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। उसने अपना गुस्से से लाल आंखें मेरी तरफ किया और मेरे बालों को बेदर्दी से पकड़कर कहा कि जल्दी बता सच सच कि तूने क्या किया था। फिर मैंने गुस्से से कहा कि मेरे हाथ की जंजीरों खोलो, फिर किसी लेडीज़ कांस्टेबल को मेरे पास भेज दो, फिर तुझे बताता हूँ कि मेरा जुनून क्या था। आंखें तो मेरी भी सुर्ख लाल थीं। मैंने जाने कैसे अपना गुस्सा पी गया था। वह कहने लगा, साले, तुझे मैं अभी बताता हूँ। आज तेरा सारा जुनून निकाल कर रख दूंगा। उसने मेरी शर्ट को बुरी तरह से चीरता हुआ सारे बटन टूट कर नीचे गिर गए। उसने मेरे कैदी वर्दी को फाड़ कर टुकड़ों में कर दिया था और मेरी कमर पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए थे। उस आदमी के पहले डंडे ने तो मेरे पूरे बदन में करंट दौड़ा दिया। पहले डंडा बड़ी जोरदार महसूस हुआ था, लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ बरसाने पर मेरी कमर पर पड़ने वाले डंडों ने मेरा पूरा बदन सुन्न करके रख दिया था। अब तो वह डंडे का असर महसूस ही नहीं कर रहे थे। ना ही मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो परेशानी और जो दर्द मैं झेल चुका था, शायद वह दर्द उसके मुकाबले में बहुत कम था। 20 से 25 मिनट तक बराबर वह आदमी मेरे बदन पर डंडे मारता रहा, लेकिन मेरी जुबान टस से मस न हुई थी। वह खुद भी अब तक थक चुका था, इसलिए पूरी तरह से पसीने में भीग गया था और कांप रहा था। पसीनों तो मेरे बदन से भी बह रहे थे। सांस मेरी भी बुरी तरह फूल चुका था। उसने गुस्से से मेरे बाल पकड़े और बुरी तरह से खींचने लगा और बोला,
क्यों नहीं बता देता कि ऐसा क्या किया था उस रात जो तेरी पत्नी एक ही रात में मर गई थी? इतनी बहसीपन और जुनून तेरे अंदर कहाँ से आया जो इतनी बेरहमी से अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया? लेकिन मैंने थोड़ा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, मैंने तो उससे मोहब्बत की थी, अब वह सह न सकी तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक रात भी वह मेरे प्यार की प्यास को बुझा न सकी और मर गई। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या कर सकता हूँ? उसे मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बितानी चाहिए थी। उसे यह सब मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। इंस्पेक्टर कहने लगा, मेरे सामने ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा पहेलियाँ बुझाने की ज़रूरत नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। उससे पता चल जाएगा कि तूने अपनी पत्नी के साथ क्या किया था। यह सुनकर पहली बार मेरा दिल धड़का था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो वाकई मेरे हर राज को खोल देती। मैं चुप हो गया था। वह आदमी कहने लगा, जिस दरिंदगी से तूने उसे मारा है, उसके घरवाले रो रो कर बेहाल हो रहे हैं। कहते हैं कि तूने जानबूझकर उनकी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया है और फिर उसका कत्ल कर दिया। यह तेरी सोची समझी साजिश थी। यह मौत कोई एक्सीडेंटल मौत नहीं थी। कल की रिपोर्ट तुझे मुजरिम साबित कर देगी और फिर देख तेरा क्या हाल होगा। तू कभी भी बचेगा नहीं मेरे हाथों से। तुझे मौत के घाट तो मैं ही उतारूंगा। यह कहकर वह जेल से बाहर निकल गया। मुझे भी हेड कांस्टेबल ले जाकर वहीं बंद कर दिया जिस जेल में पहले बंद था मैं। वहाँ पहले से 2 कैदी मुझे चुपचाप देखकर कुछ हैरान थे, क्योंकि मेरे बदन पर पड़ने वाले डंडों से अब खून बह रहा था और ऐसी हालत में कराहना और कैदियों की हाय हाय रुकती नहीं थी। उनका कराहना और तड़पना चलता रहता है। मैं चुपचाप से बड़ी मुश्किल से कोने में बैठ गया। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा, जो कि मेरे लिए एक दुख भरी कहानी थी। बहुत मोहब्बत की थी मैंने अपनी पत्नी संगीता से, बहुत टूटकर। मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन औरत की बेवफाई नहीं सह सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही समस्या थी। जिस फ्लैट में मैं रह रहा था, संगीता भी वहीं रहती थी। हम एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। संगीता का फ्लैट हमारे घर के सामने वाली बिल्डिंग में था। ऑफिस के लिए जाता था तो वह अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोल लेती थी, मुझे देखती रहती थी। पहले तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन एक बार अचानक से मेरी नज़र आधे दरवाजे तक पड़ी। एक बेहद खूबसूरत हसीन लड़की सामने खड़ी थी। मैं तो अपनी आंखें झपकाना ही भूल गया था। उसके हुस्न का जादू चल गया था। जब उसके और मेरी नज़रों का आमना सामना हुआ तो मैं तो नज़र पलटना ही भूल गया था। लेकिन उससे पहले कि मैं अपना सब कुछ खो बैठता, फ्लैट का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ था। मैं बुरी तरह से चौंक गया। फिर खुद को झटका और फटाफट से सीढ़ियाँ उतरकर बाहर चला गया। लेकिन पूरा दिन मुझे संगीता ने ख्याल में परेशान किया था। मैं दिल फेंक इंसान बिल्कुल भी नहीं था। मैं अपनी सोच में बड़ा गुम था। जब मुझे किसी ने बाजू से पकड़कर झकझोड़ा था, बाजू पर लगे जख्मों ने मुझे कराहने पर मजबूर किया था। मैंने आंखें खोली तो मेरे बराबर में वह कैदियों में से एक कैदी बैठा था। कहने लगा, तू सच क्यों नहीं बता देता पुलिस को? तेरे जख्मों को देखकर मेरा दिल दहल गया। क्यों सह रहा है यह सब कुछ? मैंने ठंडी आह भरी थी, लेकिन जुबान का कड़वा नहीं था। वैसे तो औरत को हमेशा ही प्यार की देवी समझी जाती है, वफादार कहा जाता है और बेवफा का नाम सिर्फ आदमी के माथे पर चिपका दिया जाता है। लेकिन मेरा केस तो शायद उल्टा था। अगले दिन वह पुलिस वाला दोबारा मेरे जेल में आया, मुझे कनखियों से देख रहा था। कहने लगा, मैंने ज़िंदगी में बड़े हरामी लड़के देखे हैं, मगर तुझ जैसा चालाक कातिल नहीं देखा। जब तूने 2 शादियां कर रखी थीं, पहली पत्नी भी मर चुकी थी और दूसरी को तूने एक रात में ही मार डाला। ऐसी कौन सी आग है तेरे अंदर? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोला, तेरी बीती जिंदगी की सारी पोल पट्टियाँ खुल गई हैं। फिर जो उसने मुझे खबर सुनाई वह मेरे लिए बहुत खतरनाक थी। वह कहने लगा, तेरी पत्नी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट ने तो मुझे हैरानी में डाल दिया है, क्योंकि जैसा हम समझ रहे थे वैसा तो कुछ नहीं है। फिर वह पुलिस वाला कहने लगा कि तेरा यह केस मेरे लिए एक पहेली बन चुका है। तू सच बता दे तो मैं वादा करता हूँ कि तुझे आज़ाद करवा दूंगा। उसकी यह बात सुनकर मैं फट पड़ा था। मैंने कहा कि तुम लोगों के वादे कभी सच्चे नहीं होते। औरत 4 आंसू बहाकर मजबूर बन जाती है और मर्द सिर्फ इसलिए झूठा पड़ जाता है। सारा जमाना ही उसे जालिम समझता है, लेकिन औरत की चालाकी कोई नहीं देखता। मेरी बात सुनकर इंस्पेक्टर कहने लगा, तुम मुझे सारी बात सच सच बता दे, वादा करता हूँ कि तेरे साथ इंसाफ करवाऊंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था यह सारे झूठे दिलासे हैं। उसने मेरे जेल का दरवाज़ा खोला और कहने लगा, बाहर आओ। मुझे उस काल कोठरी में ले गया जहाँ उसने मेरा रिमांड लिया था, लेकिन इस बार वहाँ पर गोल मेज और 2 कुर्सियाँ रखी हुई थीं। पीछे वही पीला बल्ब जल रहा था।
इस बार उस इंस्पेक्टर का शब्द बड़ा धीरे हो गया था। कहने लगा, जो कुछ पोस्टमार्टम में आया है उसने तो मुझे हैरान कर दिया। मैं तो तुझे हवस का पुजारी समझता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना चेहरा मेरे चेहरे के पास किया, कहने लगा, सच बता, तेरी समस्या क्या थी? अभी मैं चुप था, फिर बोला, इतना ही बता दे कि पहली पत्नी क्यों मारी थी। इस सवाल ने तो जैसे मेरे अंदर आग सी लगा दी थी। मैंने कहा, मैंने नहीं मारा उसे। मेरा शब्द सुनकर मैं इस तरह तेज आवाज़ में बोला था कि वह इंस्पेक्टर देखकर चौंक सा गया था। इतना कहा था कि मेरा पूरा बदन जवाब दे गया था। मैंने फूट फूट कर रोने लगा। मेरी आंखों के सामने संगीता का चेहरा आ गया था। हंसता मुस्कुराता मासूमियत की तस्वीर थी। वह लड़की मुझे याद आने लगी थी। एक दिन जब मेरी माँ ने आलू की भुजिया बनाई थी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने कहा, माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप जानती हैं मुझे यह नहीं पसंद। मेरी माँ कहने लगी, अच्छा आज खा लो, कल तुम्हारी पसंद का कुछ बना दूंगी। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था। मैं अपना मुंह सुजाया हुआ टीवी देख रहा था जब बाहर दरवाजे की डोरबेल बजी थी। माँ पूजा करने खड़ी थी, इसलिए मुझे उठकर खुद जाना पड़ा। मैंने पूछा, कौन है? तो एक सुरीली सी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। कहने लगी, जी दरवाज़ा खोलो, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही खूबसूरत हसीन लड़की थी। उसे देखकर तो मेरी सूझबूझ फिर से खो गई थी। मुस्कुराते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी प्लेट मेरे सामने कर दी। मैंने प्लेट उसके हाथ से ले लिया और ऊपर रखा रूमाल हटाया तो उसमें पुलाव था। वह कहने लगी, आंटी जी घर पर नहीं हैं। मैं पीछे हट गया। मैंने कहा, जी अंदर पूजा कर रही हैं। वह अंदर गई। मेरी माँ ने जैसे ही आरती खत्म की, वह लड़की अंदर आ गई और उसने मेरी माँ के पैर छुए और कुछ इधर उधर की बातें की और फिर चली गई। मैं अभी तक दरवाजे पर खड़ा उसी को देख रहा था। जाते हुए मुझसे कहने लगी, यह पुलाव मैं खास आपके लिए लाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप आलू की सब्जी नहीं खाते। यह सुनकर मुझे बहुत हैरानी का झटका लगा था। फिर बातों बातों में मुझे अपनी माँ से मालूम हुआ कि वह लड़की रोज़ाना हमारे घर आती है और मेरी माँ से ढेरों बातें करती है। मेरी माँ भी उस पर दिल व जान से फिदा थी और वह भी उस लड़की पर दिल हार बैठी थी। इसलिए माँ ने जब उस लड़की के लिए मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने कोई ऐतराज़ नहीं किया। फिर मेरी शादी संगीता से हो गई। संगीता को पाकर मैं बहुत खुश था। जितनी मोहब्बत मैं उसे करता था, ऐसे ही जज्बात वह भी मेरे लिए रखती थी। हम दोनों ही एक दूसरे के संग बेहद खुश थे। जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई, वह बीमार तो पहले से ही थी, लेकिन अचानक से हमें छोड़कर चली गई। उसके बाद मेरी कंपनी ने मुझे दूसरे शहर भेज दिया। मुझे कंपनी की तरफ से ही गाड़ी और फ्लैट मिला था। मैं संगीता के साथ हैदराबाद चला आया था। जिस फ्लैट में मैं रहता था वहाँ सामने एक और फैमिली भी रहती थी। अभी हमें शिफ्ट हुए थोड़े ही दिन बीते थे कि रात के 2 बजे मुझे वहाँ से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आने लगीं। मेरे साथ साथ संगीता की भी आंख खुल गई थी। वह सो रही थी। कुछ ऐसा था, उस घर में रहने वाला आदमी ना जाने किस पर चिल्ला रहा था, जबकि वह घर हमारे बिल्कुल सामने था, इसलिए आवाज़ भी साफ आ रही थी। अगले दिन मैं ऑफिस के लिए जैसे ही अपने फ्लैट से निकला, एक 30-35 साल का आदमी भी उस वक्त सामने फ्लैट से निकला था और उसके पीछे फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी लड़की के चेहरे पर जख्म और नील के निशान थे। मैंने बस एक सरसरी नज़र उस पर डाली थी, लेकिन उसके चेहरे के जख्मों ने मुझे दोबारा उसे देखने पर मजबूर किया था। लेकिन फिर मैं जल्दी से नज़र हटाकर नीचे उतर गया। पता नहीं वही आदमी क्यों अपनी बेटी को मारता था, किस बात पर उनका झगड़ा होता था। वह लड़की मुश्किल से 18-19 साल की थी। वह 2 दिन बाद फिर मुझे वही आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर तो जैसे यह समस्या ही रोज़ शुरू हो चुकी थी। हर 2-3 दिन बाद ऐसा ही शोर और झगड़ा हमें सुनाई देने लगा। एक दिन मैंने संगीता से कहा, यह किस मुसीबत में हम लोग फंस गए हैं। वह कहने लगी, यूँ मत कहिए, मुझे उस लड़की पर बड़ा तरस आता है। एक तो उसका पति उससे दुगनी उम्र का है और उस पर इतना जुल्म भी करता है। यह सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मैं तो उस लड़की को उस आदमी की बेटी समझता था। मैं एकदम से उठकर बैठ गया। मैंने कहा, क्या कहा तुमने? वह लड़की उस आदमी की पत्नी है? कहने लगी, हाँ, बेचारी बड़े ही गरीब घर की है। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं दूसरों के मामलों में कम ही पड़ता था। फिर धीरे धीरे संगीता उस लड़की से दोस्ती हो गई। मैं भी ऐतराज़ नहीं किया। औरतों के मामले में मैं क्या बात करता। संगीता उसकी गरीबी की किस्से मुझे सुनाती रहती थी, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब से संगीता हैदराबाद में शिफ्ट हुई थी, थोड़े ही महीने में ही उसका व्यवहार बदलने लगा था।
जबकि मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन अब अक्सर वह घर की तरफ ध्यान नहीं देती थी। मैं घर आता तो खाना तैयार नहीं होता था। एक बार मैं घर आया तो कई बार डोर बेल बजाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला था। हैदराबाद में हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था, नहीं तो मैं यह सोच लेता कि संगीता वहाँ गई होगी। मगर मुझे बराबर दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। मुझे लगा संगीता की उस लड़की से दोस्ती है तो शायद संगीता वहाँ हो। उस लड़की ने पहले ही बेल पर दरवाज़ा खोला था। सामने वह लड़की खड़ी थी। कहने लगी, कहिए। मैंने कहा, संगीता आपके घर पर है? वह कहने लगी, नहीं तो मेरे घर पर तो नहीं है। हाँ, एक हैंडसम नौजवान लड़का आया था। मैंने उसके साथ उसे जाते हुए देखा था। शायद उसका भाई होगा। उस लड़की की बात ने तो मुझे चौंका कर रख दिया था। पहले तो संगीता का कोई भाई नहीं था और हैदराबाद में तो उसका कोई भी नहीं था, ना कोई रिश्तेदार, ना ही कोई मिलने जुलने वाला। मैं जल्दी से जेब से अपना मोबाइल निकाला और संगीता का नंबर मिलाया। बराबर बेल जा रही थी लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा था। अब मुझे परेशानी होने लगी। वह कहाँ गई थी और किस लड़के के साथ गई थी? वह लड़की पूर्णिमा कहने लगी, ऐसा करिए, आप कुछ देर मेरे घर पर बैठ जाइए। संगीता आ जाएगी तो फिर आप अपने घर चले जाना। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी थी। पहले ही उसका पति उसको मारता पीटता था। मैंने कहा, नहीं, रहने दीजिए, मैं यहीं इंतज़ार करूँगा। वह कहने लगी, आपकी मर्जी है। उसने फ्लैट का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था और अंदर चली गई थी। मैं बार बार संगीता का मोबाइल ट्राई कर रहा था और वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। कुछ देर बाद वह लड़की कुर्सी लेकर बाहर आ गई। कहने लगी, यह लीजिए कुर्सी, यहाँ रख कर बैठ जाइए। मैंने वह कुर्सी ली और साइड पर रखकर बैठ गया। मैं जला भुना ऑफिस से घर आया था। मुझे आराम की ज़रूरत थी। पूर्णिमा कुछ देर बाद मेरे लिए जूस का गिलास लेकर आई और कहने लगी, आप ऑफिस से थके हुए आए हैं, इसलिए आप यह पी लीजिए। संगीता अभी आती ही होगी। वैसे भी पिछले 3 घंटे से वह गई हुई थी। अब तक तो उसे आ ही जाना चाहिए था। उस वक्त मुझे प्यास भी लगी हुई थी। मैं पूर्णिमा के हाथ से जूस का गिलास लेकर जूस पी लिया और उसका धन्यवाद किया और कुर्सी पर बैठकर संगीता का इंतजार करने लगा। अब तो 2 घंटे बीत चुके थे। फिर मैंने देखा कि संगीता सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मुझे देखकर वह घबरा गई। कहने लगी, आप जल्दी आ गए? मैंने कहा, मैं जल्दी नहीं आया, तुम लेट हो। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? और तुम कहाँ गई थी? तुम किसके साथ गई थी? मैंने एक साथ कई सवाल पूछ डाले थे। उसने जल्दी से अपना पर्स से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलने लगी। कहने लगी, अभी 2 घंटे पहले ही तो मैं गई थी, बस बाजार से कुछ सामान लाना था। उसके हाथ में बस एक पन्नी था। मैं कहने लगी, मैं सामने वाली फ्लैट की पूर्णिमा को बताकर गई थी। उसने आपको बताया नहीं? वह फ्लैट का दरवाज़ा खोल चुकी थी। मैं अंदर जाते हुए फिर से एक बार और अपना सवाल दोहराया। मैंने कहा, तुम कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी? कहने लगी, क्या हो गया है आपको? ऐसी बात है, अकेली गई थी और यहाँ पास में जो मार्केट है वहीं तक गई थी। वह पन्नी से दूध के डिब्बे और ब्रेड और किचन का दूसरा सामान निकाल रही थी। फिर अपना पसीना पोंछते हुए कहने लगी, मैं तो समझी थी मार्केट पास में ही होगा, लेकिन पैदल आने जाने में टाइम का पता ही नहीं लगा। 2 घंटा का तो पता ही नहीं चला। मैंने कहा, इतनी सी चीज़ लाने में इतना टाइम लग गया तुम्हें कि मैं तुम्हारे इंतज़ार में पूरे 4-5 घंटे बिता दिए और तुम अब बाजार से आ रही हो। मेरी बात पर उसने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहने लगी, क्या हो गया है आज आपको? क्यों बिना वजह मुझसे बहस कर रहे हो? मुझे यह समझ नहीं आ रही थी कि संगीता मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। पिछले 5 घंटे से घर भी नहीं थी और मुझे कह रही थी कि मैं अभी 2 घंटे हुए हैं। फिर वह लड़का कौन था? मैं अपने दिमाग से उस शक को निकालने लगा। मुझे शक नहीं करना चाहिए था और इस शक से मैं अपनी ज़िंदगी में जहर नहीं घोलना चाहता था। मैंने बात को खुद ही रफा दफा कर दिया। लेकिन अगले दिन ही मैंने देखा कि जब मैं ऑफिस से आ रहा था, संगीता सीढ़ियों में एक लड़के के साथ बातें कर रही थी और हंस रही थी। यह देखकर तो मेरा खून ही खौल उठा था। वह लड़का कह रहा था कि लाइए, सामान मुझे दीजिए, मैं ऊपर ले जाता हूँ। आप इतना भारी वजन क्यों उठाएंगी? लेकिन वह मना कर रही थी। कह रही थी कि मेरा तो रोज का काम है, आप कब तक मेरी यूं हेल्प करते रहेंगे? मैं तेजी से चलता हुआ जब उन लोगों के पास पहुंचा तो वह दोनों हंसकर बातें कर रहे थे। मैंने यही बातें सुनी थी कि मैं गुस्से से उस लड़के की तरफ देखा और फिर संगीता की तरफ देखा। वह लड़का मुझे देखकर जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया था और वह चला गया। संगीता कि मेरी तरफ पलटी थी। मैंने कहा, यह कौन है? तो संगीता ने पलटकर मेरी तरफ देखा। कहने लगी, अच्छा हुआ आप आ गए, अब पकड़िए यह सामान, मैं तो थक गई हूँ। आप तो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर होती है। पहले बाजार जाओ, फिर लेकर आओ, फिर पकाओ।
संगीता मेरी बात पलटकर अपनी बात करने लग गई थी। मैंने फिर से संगीता से उस लड़के के बारे में पूछा तो कहने लगी, इसी बिल्डिंग का लड़का है। उसने मुझे सामान उठाते हुए देखा तो पूछ लिया। अब अक्सर ही मैं घर से जाता तो संगीता घर पर नहीं होती थी। सामने वाली पूर्णिमा कहती कि संगीता एक लड़के के साथ गई है, 2 घंटे हो गए हैं। अब तो मेरा सबर जवाब दे गया था। मैं संगीता से लड़ने लगा था। वह हर बार मुकर जाती थी। एक बार मैं ऑफिस से आया तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। यह देखकर तो मैं घबरा गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि वह लड़का संगीता के साथ बिल्कुल चिपक कर खड़ा था, बल्कि यूं कहिए कि उसे संभाले हुए था। जैसे मेरी नज़रें पड़ी तो दोनों घबरा गए। फिर संगीता कहने लगी, मुझे चक्कर आ गए थे। अभी वह यह कह ही रही थी कि संगीता को मैंने उसके मुंह पर खींचकर थप्पड़ मार दिया। वह लड़का जल्दी से घर से बाहर चला गया। मैंने संगीता को भी बहुत मारा था और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। मैं गुस्से से पागल ही हो गया था। अपनी पत्नी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन आधे घंटे बाद ही मुझे कॉल आई कि रोड क्रॉस करते हुए आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और वह मौके पर ही मर चुकी है। मेरे लिए यह खबर किसी धमाके से कम नहीं थी। संगीता को घर से निकालने का मुझे बहुत दुख था। मैं गुस्से में ना जाने क्यों अंधा हो गया था, लेकिन मेरे लिए यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। मेरी पत्नी ने मेरे साथ बेवफाई की थी। कुछ दिन बाद मुझे सामने वाले फ्लैट से पूर्णिमा के पति के मरने की खबर मिली थी। अचानक उसका हार्ट अटैक हुआ था और वह मर गया। पूर्णिमा भी अब अकेली और बेसहारा हो गई थी। एक बार पूर्णिमा मुझसे कहने लगी कि मैं उससे शादी कर लूँ। मुझे भी एक सहारे की ज़रूरत थी। मैंने भी हामी भर ली थी। जब मैंने पूर्णिमा से शादी कर ली तो वह दुल्हन बन के मेरे कमरे में बैठी थी। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में दाखिल होने लगा तो वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसकी बातों ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। किसी से कह रही थी कि मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द दे दूंगी, लेकिन तुमने कमाल का काम किया है। संगीता के लिए जो शक का बीज तुमने वरुण के दिल में डाला था, संगीता का पत्ता तो बड़ी आसानी से साफ हो गया था। फिर मैंने अपने बूढ़े पति को तो जहर देकर मार डाला था। यह समझते थे कि मैं बहुत मजबूर हूँ, लेकिन मेरे मर्दों से गलत संबंध की वजह से वह मुझे मारता था। किसी को शक भी नहीं हुआ और मुझे अपनी मोहब्बत भी मिल गई। वरुण को देखते ही मैं अपने होश खो बैठी थी, इसीलिए आज उसे ब्याह कर लिया है। यह सुनकर तो मेरा दिमाग खोलने लगा था। उस लड़की ने क्या घटिया खेल खेला था मेरे साथ। मैं गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ था। उसकी वजह से मैंने अपनी मोहब्बत को खो दिया था, इसलिए उसका दुपट्टा बेदर्दी से उतारा, उसे बहुत मारा और उसके बाद उसका गला दबाकर मैंने उसे मार डाला। मैंने उसके साथ कोई भी संबंध नहीं बनाया था और यही उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी आया था। उसने मेरा घर बर्बाद करके रख दिया था। मैं कैसे उसे छोड़ सकता था। मेरी बात सुनकर वह पुलिस वाला चुप हो गया था। मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या सज़ा मिलनी थी, लेकिन मेरी गलती सिर्फ इतनी ही थी कि मैंने अपनी इतनी प्यार करने वाली संगीता पर शक किया था। मुझे आप लोगों से यही निवेदन है कि मैं तो अपनी पत्नी को दोबारा नहीं पा सकता कभी, लेकिन आप लोगों से यह कहता हूँ कि आप लोग अपने घर में किसी शक के बिना पर अपने घर में लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर कोई बात है, शक पैदा होती है तो उसको क्लियर करें। अगर इसमें कोई तीसरा बंदा है तो उसके सामने भी वह बात लाएं जिसने आपको शक करने के लिए मजबूर किया था। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।